नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डीके दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिर से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजपूतों के संबंध में। और इन राजपूत वंशों में हमने क्रमवार देखा कि कैसे प्रतिहार वंश, पाल वंश और चंदेल वंश ने शासन किया। और आज इसी में हम लोग चर्चा करेंगे परमार वंश के बारे में। इनके बारे में भी अनुश्रुतियाँ हैं। ऐसा इतिहास में उल्लेख है कि परमार जो थे वह अग्निकुंड से ही इनकी उत्पत्ति मानी गई है और ये भारतीय क्षत्रियों की संतान थे और उन्हीं राजवंशों से संबंधित हैं। और इन्होंने भी मुस्लिम आक्रमणों से रक्षा करने के लिए अग्नि के सामने शपथ ली थी। इस वंश के संस्थापक की बात करें तो इस वंश में उपेंद्र राज नाम का व्यक्ति, जिसे कृष्णराज के नाम से भी जाना जाता है, इसने स्थापना किया मालवा में परमार वंश की। और यदि स्वतंत्र सत्ता की बात करें परमारों की तो सीयक या श्रीहर्ष नाम का व्यक्ति जो था उपेंद्र का उत्तराधिकारी हुआ या बहुत ही प्रतिभाशाली था और इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। और इसी के काल में ही राष्ट्रकूटों से भीषण संग्राम होता है और श्रीहर्ष को विजय प्राप्त होती है और इसने हूण जातियों के एक सरदार से भी युद्ध किया था। तो श्रीहर्ष जो था ये स्वतंत्र सत्ता का स्थापना किया मालवा के परमारों में। और ये परमार जो थे, इनका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो परमार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है शत्रु का नाश करने वाला। तो परमारों को शत्रु का नाश करने वाला कहा गया है। इसके साथ अगले शासक की बात करें तो एक उपेंद्र आता है, लेकिन ऐसा कुछ खास जो है उल्लेख इतिहास में नहीं है उपेंद्र के बारे में। उसके बाद दूसरा शासक होता है हर्ष या सीयक द्वितीय। इसने राष्ट्रकूटों को पराजित किया था। सीयक द्वितीय ने काली घट्टा युद्ध में राष्ट्रकूट सेना को पराजित किया और हूणों को भी जीता। हमने अभी जो चर्चा किया कि जो स्वतंत्र सत्ता का स्थापना किया था परमारों में, परमार वंश में, वह जो है कहीं न कहीं हूण मंडलों को जीता। काली घट्टा के युद्ध में राष्ट्रकूट सेना को जीता। और इसके जो है दो पुत्र होते हैं जो सिंधुराज और वाक्यपतिमुंज के नाम से जाने जाते हैं। तो इनमें से जो पहला पुत्र है वाक्यपतिमुंज या वाक्यपति द्वितीय, इसने तमाम उपाधियां धारण की थी। और इस मुंज के काल में चालुक्य नरेश जो था तैलप द्वितीय, इसको इसने 6 बार पराजित किया था और 7वीं बार वह पराजित होकर बंदी बना लिया गया और उसकी हत्या कर दी जाती है तैलप द्वितीय की। और मुंज के बारे में एक और बातें उल्लिखित हैं कि मुंज स्वयं बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में पद्मगुप्त, धनिक भट्ट, धनंजय, हलायुद्ध जैसे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। और इसने श्री वल्लभ अमोघ वर्ष उपाधियां ली थीं। तो इसकी 2 उपाधियां हुई, श्री वल्लभ और अमोघ वर्ष। और इसके अलावा भी इसकी तमाम उपाधियां जैसे कविवृष है, कविमित्र है, श्री वल्लभ है, उत्पल राज है। तो वाक्यपतिमुंज जो है तमाम उपाधियों से अपने आप को सुशोभित किया। और मुंज की एक और ख़ास बात है कि इसने मुंज सागर धारा में जो इनकी राजधानी थी, मुंज सागर तालाब बनवाया और गुजरात में मुंजपुर नगर की स्थापना की। तो इनके राजधानी की बात करें तो इसमें जो है शुरुआत में परमारों की राजधानी उज्जैन थी, लेकिन बाद में इनकी राजधानी जो है बदल करके धारा प्रदेश कर दी जाती है, जो कहीं न कहीं उज्जैन प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर जो है धारा प्रदेश को बताया जाता है। तो
वाक्यपति मुंज के बाद जो है सिंधुराज शासक बनता है और इसने भी तमाम उपाधियाँ ली थी, जैसे नव शासक, अवंतीश्वर और मालवराज। यह मुंज के पश्चात जो है इसका छोटा भाई होता है और यह सर्वप्रथम चालुक्य शासक कल्याणी के चालुक्य नरेश जो सत्याश्रय थे इनको पराजित किया और इसके बाद इसने कोंकण विजय की, शिलाहार वंश का वहाँ पर शासन था। उसके बाद इसने वज्रकुश को प्राप्त किया जो नलवंशी शासक के अनुरोध पर बस्तर राज्य पे था इसका शासन। और सिंधुराज ने चालुक्य शासक चामुंडराज के हाथों इसे पराजित होना पड़ा, अर्थात जो सिंधुराज था वह गुजरात के चालुक्य शासक चामुंडराज के हाथों पराजित हुआ। और नवशासांक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त ने वाक्यपति मुंज तथा सिंधुराज के काल में जो है कवि थे। तो जो ये नवशासांक चरित्र रचना है इसकी रचना जो है पद्मगुप्त ने की थी और यह वाक्यपति मुंज और सिंधुराज दोनों के काल में संरक्षण प्रदान पाए थे ये लोग। तो इसके बाद हम अगले शासक की चर्चा करें तो इसमें से एक मुख्य शासक है जो भोज के नाम से जाना जाता है। इसने कविराज, त्रिभुवन नारायण और मालव चक्रवर्ती की उपाधि लिया था। इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक राजा भोज था और इसने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित किया, कलचुरी राजा गांगदेव को पराजित किया और उत्तर प्रतिहारों को पराजित करके इसने जो है बिहार राज्य पर भी अपनी स्थापना की। और इन सारे चीज़ों के होते हुए भी इसने लगभग जो है 45 वर्षों तक इसने शासन किया था। भोज ने अपने विद्या प्रेम तथा दानशीलता के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा और इसके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं लगभग 28 ग्रंथों की रचना इसकी उपलब्ध है, जिनमें से सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, पातंजल योग सूत्र वृत्ति, कूर्म शतक, चंपू रामायण, श्रृंगार मंजरी, समरांग सूत्रधार, युक्त कल्पतरु, तत्व प्रकाश, भोजबल निबंध, राज मृगांक, नाम मालिका, शब्दानुशासन इत्यादि इसकी जो है रचनाएं हैं। यह स्वयं जो है साहित्यकार था। एक अभिलेख में उसे कविराज की उपाधि दी गई है और उसने अपनी राजधानी धार में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाया और भोजशाला नाम से यह जो था संस्कृत विद्यालय, इसका नाम था भोजशाला। और इसके दरबार में कई साहित्यकारों और को जो है कवियों को संरक्षण प्रदान था। यह शैव मतावलंबी था, यानी शैव धर्म को मानने वाला था यह। तो इस प्रकार से जो भोज था इसके काल में जो है शासन काल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से परमार वंश का जो स्थिति थी वह चरमोत्कर्ष पर था और इसी ने ही अपनी राजधानी उज्जैन से हटा करके क्षिप्रा नदी के तट पर धारा में स्थापित की थी। तो भोज के द्वारा ही राजधानी धारा बनाई जाती है। तो हमने देखा कि भोज ने तमाम उपलब्धियां हासिल की। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार उसने अनेक भारतीय राजाओं विशेषकर चेद के इंद्रनाथ, गुजरात के प्रथम जोग्गल और भीम, लाट और कर्नाट के राजाओं को गुर्जरों एवं तुरस्कों से इसका युद्ध हुआ था। और इसके बाद भोज के बाद जो है परमारों की शक्ति क्षीण होने लगी, क्योंकि जो इसके बाद शासक आए वह कहीं न कहीं अयोग्य सिद्ध हुए। जो इनके शासकों की बात करें तो इनमें एक भोज का पुत्र था जय सिंह और इसके बाद उदयादित्य बना शासक। उदयादित्य ने चौहान शासक विग्रहराज की मदद से चालुक्य नरेश कर्ण से अपनी राजधानी मुक्त कराया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है इनका शासनकाल जो है समाप्त होने लगता है, इनकी शक्ति क्षीण होने लगती है और लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण कर देते हैं और ये यहाँ जो है दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 950 ईस्वी से लेकर के 950 ईस्वी से लेकर के और 1094 या यहाँ कहें कि हम 1100 ईस्वी तक परमारों का शासन रहा।
और इसके बाद दिल्ली सल्तनत में इसे मिलाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परमारों का जो राजनैतिक इतिहास था, उनकी विजयें थीं, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां थीं, उसको हमने देखा एक एक करके। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगले वंश को लेकर के, जिसे हम गढ़वाल वंश के नाम से जानते हैं। तो आप लोग देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। तब धन्यवाद।